हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो कि रहने वाला है हमारे 3D प्रोग्रामिंग के ऊपर जो कि डाई एंड मोल्ड के अंदर कैसे कर सकते हैं। लास्ट हमने कुछ वीडियोस डाले हैं डाई एंड मोल्ड के, बट सभी के कुछ क्वेश्चन थे कभी और भी लोगों की ये थे कि और भी वीडियोस हमारे डाई एंड मोल्ड के रिलेटेड में लेके आओ। तो आज मेरे पास एक नया डाई है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। रियर डिफॉगर है ये, जो कि बैकलाइट रहता है हमारे बाइक्स वगैरह का, उसका एक कैविटी पोर्शन है ये। तो इसमें हम कैसे टूल पाथ बनाएंगे, कैसे रन करेंगे, वो सारा चीज हम आज के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो मोस्टली हम इसमें रफिंग टू फिनिश कैसे होगा, कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में कवर अप हो जाए। ओके, अगर नहीं होता है तो हम 3 वीडियो भी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के तरीके से लेके आएंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, सबसे पहले हमें इसको ऑरिजिन पे सेट करना पड़ेगा, राइट। तो ऑरिजिन पे सेट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे मॉडल प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे पास ये पार्ट जो है ये सॉलिड पार्ट है। तो सॉलिड मॉडल है, उसको जानने के लिए हम देख सकते हैं लेवल में हमारे पास 1 नंबर लेवल है, यानी कि हमारे 1 नंबर के अंदर सिंगल एंटिटीज है, मतलब कि एक ही हमारा है तो सॉलिड ही है। अगर मल्टीपल रहेगा तो सरफेस दिखेगा, या फिर आप राइट क्लिक करके एनालाइज एंटिटी से भी आप चेक कर सकते हो। आप मॉडल को डायरेक्टली पूरा सेलेक्ट कर दो, आपको ये बता देगा कि ये क्या है, क्लोज सॉलिड बॉडी। अगर सरफेस रहेगा तो सरफेस वो बताएगा। तो इस तरीके से आप एक क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका पार्ट जो है वो क्या है, मतलब सॉलिड है या सरफेस है। दोनों ही केसेस के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट अगर अगर वो सॉलिड और सरफेस में है तो अलाइनमेंट करने के ऑप्शंस जो है वो चेंज हो जाते हैं मास्टर कैम में। जनरली अगर आपके पास सॉलिड है तो मॉडल प्रिपरेशन की अलाइन टू प्लेन कमांड आप यूज कर सकते हो, एंड अगर सरफेस है तो फिर आपको बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करके एंड ट्रांसफॉर्म में जाके देन उसको फिर अलाइनमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। बट और भी एक अच्छी चीज है कि मास्टर कैम के अंदर आपको सॉलिड से सरफेस, सरफेस से सॉलिड कन्वर्जन के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आप कोई सरफेस फाइल लेके आते हो तो उसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर सॉलिड आप लेके आते हो तो उसको सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे मॉडल प्रिपरेशन के अंदर अलाइन टू प्लेन। तो मैं बोल देता हूँ कि हमें एक फेस पिकअप करना है जो कि हमारा, जिसके परपेंडिकुलर जेड रहेगा हमारा, सिंपल। तो ये मेरा फ्लैट फेस है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, यानी जेड हमारा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड मुझे एक लाइन सेलेक्ट करनी है जो कि हमारी एक्स लाइन रहेगी, यानी कि एक्स एक्सेस की लाइन रहेगी। तो मैं प्रेस कर देता हूँ ये लाइन, यानी ये लाइन मेरी जो रहेगी वो एक्स रहेगी। आप देखोगे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो एक्स हमारा इधर आ जा रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो एक्स हमारा इधर आ जा रहा है। तो ये जो लाइन होता है, रेफरेंस लाइन जो बोलता है, वो उसका मतलब होता है कि एक्स आपका किधर रहेगा। जैसे क्लिक करेंगे पूरे पार्ट को पिकअप कर लेगा और एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करेगा। एंड उसमें आप ऑरिजिन कहाँ प्लेस करना चाहते हो, कॉर्नर पे प्लेस करना चाहते हो आप, सेंटर माउंटेड करना चाहते हो आप, बॉटम सेंटर करना चाहते हो आप, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको स्विच कर सकते हो जिधर आपको चाहिए, राइट। सो मेरा कैलकुलेशन करता है कि मुझे ये सेंटर चाहिए, तो मैंने बोला सेंटर रहेगा मेरा ये। एंड अभी यहाँ पे क्या है, आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रिएट डब्ल्यूसीएस एंड ट्रांसफॉर्म टू प्लेन। हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफी डिस्कस किया है हमारे बहुत सारे वीडियोस के अंदर, बट हम अगेन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए सभी चीजें के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं जिनका नाम है, पहला क्रिएट डब्ल्यूसीएस और दूसरा है ट्रांसफॉर्म टू प्लेन। अभी क्रिएट डब्ल्यूसीएस क्या करता है और ट्रांसफॉर्म टू प्लेन क्या करता है वो हमें समझना है। तो हमने जो नया अभी यहाँ पे वर्क प्लेन बनाया है ये टेम्परेरी वर्क प्लेन है। अगर हम यहाँ पे क्रिएट डब्ल्यूसीएस करेंगे तो प्लेन के अंदर एक नया प्लेन वो क्रिएट करेगा, जो भी नाम हम यहाँ पे देंगे उस नाम के अंदर। जैसे हमने दे दिया कस्टम या टॉप न्यू, तो सेम नेम से हमारा यहाँ पे प्लेन बन जाएगा और उसको पिकअप करके मुझे काम करना पड़ेगा, राइट। या फिर सेकंड चीज हम कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म टू प्लेन। ट्रांसफॉर्म टू प्लेन करने में क्या होगा, आपका जो अभी करंट प्लेन आपका बनाया हुआ है ये प्लेन को ही वो एज अ टॉप प्लेन कर देगा, यानी कि इसको टॉप प्लेन पे रिप्लेस कर देगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टू प्लेन, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो ये प्लेन अभी हमने बनाया हुआ है जेड का, ये हमारा टॉप के ऊपर रिप्लेस रहेगा। डायरेक्टली हमारा पार्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। ओके करेंगे एंड हमारा पार्ट अलाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीटली डन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें परफेक्टली समझ में आई होगी। जब भी आप यहाँ पे ये चीज करोगे
तो ये अलग कलर में आपको शो करेगा, क्योंकि मास्टर कैम का ये फंडामेंटल है। अगर आप मूव या कॉपी करते हो अलग कलर में दिखाता है, तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्लियर कलर बोल सकते हैं, जिससे वो डिफॉल्ट कलर में आ जाएगा। एंड हमने प्लेन यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है लेफ्ट, इसलिए लेफ्ट दिखा रहा है, तो हम टॉप कर देते हैं। एंड अभी भी यहाँ पे दो दो तीन प्लेन दिखा रहा था, एक बार प्लेन पे आप क्लिक कर दो तो बाकी प्लेन को मिनिमाइज कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो पोर्शन है, जो अलाइनमेंट का प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे एनालाइज सिस्टम को, कि हमें एनालाइज करना है कि कौन सी जगह पे क्या काम करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो होल्स हैं, ये हमारे जो होल्स रहने वाले हैं, ये होल या फिर ये होल या फिर ये होल, हम इनको बनाने वाले नहीं है, तो हम इनको पैचेस में डालेंगे। राइट, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे सरफेस, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है फिल होल, जिसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे और हमारा वहाँ पे पैच हो जाएगा। हम यहाँ पे फिल डाउन कर देंगे, तो इस फेस के रिगार्डिंग में जितने भी रहेंगे सभी एक साथ फिल हो जाएंगे, जिससे हमें अगेन हमें वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी। राइट, तो यही हमें पैच करने थे, बाकी हमें पैचिंग करने की कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, ओके करेंगे तो हमारे यहाँ पे पैचिंग जो है वो डन हो चुकी है होल्स की। ये पॉकेट्स वगैरह हमको बनाने ही है, तो वो पॉकेट्स वगैरह हम बनाएंगे यहाँ पे। एंड हम अपने पार्ट को मेजर करने के लिए जाएंगे, तो फर्स्ट मेजरमेंट मेरा रहेगा ड्राफ्ट एंगल। मुझे ये चेक करना है कि मेरे टॉप व्यू से कोई ऐसा एंगल तो नहीं है जो मैं 3 एक्सेस मशीन के ऊपर मशीनिंग में कर पाऊँ। तो अगर कोई ऐसा एंगल होगा टॉप सरफेस से, तो वो मुझे रेड कलर से मार्क करेगा अगर कोई निगेटिव ड्राफ्ट होगा। नहीं होगा तो वो उसको पॉजिटिव में दिखाएगा। फिलहाल हम जनरेट करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारा कितना एरिया वो कवर अप करेगा। तो ये कुछ टाइम लेगा, और कुछ टाइम लेने के बाद ही ये अपने टूल मतलब अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा। हमें पेशेंस रखना है, कुछ चीज़ों में थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी होता है। और सभी को, अगर आप लोग मेरे ये वीडियोस को देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग उस चीज़ को पढ़ पाएँ, सीख पाएँ। राइट, तो यहाँ पे हमारा पूरा पोर्शन जो है, ये इसने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम किया है। आई थिंक अलाउ नॉर्मल करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट ठीक है, यूज़ नॉर्मली रहने देंगे। तो हमारा कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो यहाँ पे मशीनिंग नहीं हो पाएगा। ऑल थिंग विल बी डन। बट यहाँ पे ये पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ये डिग्री हमारा जो है वो निगेटिव में है, तो वो मशीनिंग नहीं हो पाएगी। हमें उतना जाना भी नहीं, ये हमारा इलेक्ट्रोड वगैरह से मशीनिंग होगा लास्ट में। तो हम करते हैं इसको ओके। हमारा यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल चेक हो गया है। अभी हम चेक करते हैं कर्वेचर के लिए। कर्वेचर में हम चेक करेंगे कि हमारा जो छोटा टूल है, मैं इसके अंदर लास्ट जो टूल चलाने वाला हूँ वो 3 का बॉल चलाने वाला हूँ। तो लेट्स सी 1.5 का हमने यहाँ पे रेडियस डाल दिया है। तो चेक करते हैं कि 1.5 यानी 3 का बॉल चलाने के बाद भी कोई रेडियस ऐसा बचेगा जिसको हमको मशीनिंग करने की ज़रूरत है या नहीं। तो वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो टाइम लेने देंगे। राइट, सो यहाँ पे परफॉर्म हो गया है। होपफुली हमारा 3 के बॉल से सभी ये रेडियस कंप्लीट हो जाएंगे, बट ठीक है, ये छोटा सा रेडियस यहाँ पे बचेगा, जिसको हम मेनली अवॉइड करने वाले हैं, छोड़ देने वाले हैं। ठीक है, 3 का बॉल लास्ट चलाएंगे। ये छोटा रेडियस काफ़ी छोटा है, अगर हम बात करें 0.5 का, तब जाके यानी कि 1 का बॉल चलाएंगे तब जाके ये छोटे रेडियस कंप्लीट होंगे। या फिर हम होम के डायनेमिक ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं लास्ट रेडियस कितने का है। R1 का है, तो 2 का बॉल चलाएंगे तब जाके फिनिश होगा, बट ठीक है, हम 2 या 3 का लास्ट बॉल यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो ये हमने एक ओवरऑल अपना एजम्पशन ले लिया है हमारे वर्किंग एरिया के लिए। ठीक है, तो चलते हैं मशीनिंग में। मशीन, मिल और अपना मशीन सिलेक्शन करेंगे, जो कि जनरल प्रोसेस है। बट फर्स्ट हमें यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टीज, और यहाँ से हमें डिफाइन करना है स्टॉक।
तो हम यहाँ पे स्टॉक डिफाइन करेंगे, क्रिएट रेक्टेंगल, और यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल बन के रेड हो जाएगा। तो आउटर के लिए मैं यहाँ पे कुछ चलाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आउटर मेरा ऑलरेडी हम ये बोल सकते हैं कि फिनिश होके आएगा, ठीक है। तो आउटर हमारा समथिंग फिनिश होके ही रहेगा, हम कुछ उसके अंदर बनाने वाले नहीं है। तो ओके करेंगे, एंड हमारा यहाँ पे आउटर के लिए कोई भी स्टॉक हमने नहीं रखा है। बट हम यहाँ पे डायरेक्टली 3D नहीं चला के हम पहले 2D के कुछ टूल पाथ को रन करेंगे, और उसके बाद हम 3D के कुछ टूल पाथ को रन करेंगे। जहाँ पे 2D की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 2D रखेंगे, जहाँ पे 3D की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 3D रखेंगे, जिससे कि हमारा पोर्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे से कवर अप हो पाए। या फिर डायरेक्ट भी हम 3D रख सकते हैं, बट लेट्स सी कि हम क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम, जैसा कि हमें सभी को पता है, अगर हमें 3D टूल पाथ को यूटिलाइज करना है तो बेटर वे है हमें स्टॉक मॉडल को प्रोसेस करते हुए जाना है मास्टर गेम के अंदर, जिससे कि आपका जो वर्किंग है, रफिंग, रेस्ट रफिंग, ये सारे पोर्शन काफी इजी तरीके से कंप्लीट हो पाए। तो हम चलते हैं यहाँ पे स्टॉक मॉडल के अंदर। फर्स्ट स्टॉक मॉडल में हम नाम देने वाले हैं यहाँ पे स्टॉक, यानी कि स्टॉक है हमारा। एंड हमारा जो स्टॉक है वो कैसा रहेगा, तो मैं इसको लिंक कर दूंगा हमारे जो स्टॉक सेटअप पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्टॉक सेटअप, डायरेक्ट उसी जगह को यहाँ पे वो ग्रिप कर लेता है, जो कि वैल्यू यहाँ पे ग्रिप कर लिया है। एंड ये स्टॉक रहेगा हमारा रॉ मटेरियल, जो कि हमको हटाना रहेगा कट करके हमारे मशीन के ऊपर, राइट। तो हाइड करते हैं इसको, एंड स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टूल पाथ, जिसका नाम है एरिया रफिंग। यहाँ पे आपको जनरली जो टूल पाथ मिलते हैं उनमें से दो ही टूल पाथ आपको रफिंग और रेस्ट रफिंग की स्ट्रेटजीज को वर्क करने के लिए देते हैं, वो है एरिया रफिंग और ऑप्टी रफ। मेनली जो ये टूल पाथ हैं ये ओल्डेस्ट टूल पाथ हैं मास्टर कैम के, जो कि अभी हम उतना फ्रिक्वेंटली इनको यूज नहीं करते हैं। और इनका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इन पे वर्किंग करने के लिए जाओगे तो स्टॉक मॉडल के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते हो। इसलिए हम डायनेमिक ऑप्टी रफ या फिर एरिया रफिंग में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। तो मैं एरिया रफिंग ले रहा हूँ। आप टूल पाथ टाइप में जाओगे, देखो आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे नए 3D हाई स्पीड टूल पाथ के अंदर। तो 3D हाई स्पीड टूल पाथ में आपको एरिया रफिंग और डायनेमिक ऑप्टी रफ मिलेगा। डायनेमिक ऑप्टी रफ आपका साइड मिलिंग के अंदर हम वर्क करते हैं, तभी हमको डायनेमिक ऑप्टी रफ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि कोर पोर्शन वगैरह होता है और मटेरियल अगर सॉफ्ट है तो वहां पे हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे जनरल स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं एरिया रफिंग। यहाँ पे हम जाएंगे, अपना मटेरियल, अपना पार्ट डिफाइन करेंगे डायरेक्टली। ये हमारा पार्ट है, सेम वॉल एंड फ्लोर, और इसके बाद स्टॉक बचेगा मेरा 0.5, राइट। अवॉइडेंस, अगर आपके पास कोई क्लैंप्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कोई पिक्चर वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो टूल पाथ वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। देन आएगा टूल पाथ कंट्रोल। तो यहाँ पे रहता है बाउंड्री कि किसके अंदर काम करेगा। तो अभी कोई बाउंड्री मेरे पास है नहीं, अगर होती तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन में डाल देता, बट अभी मेरे पास कोई बाउंड्री तो है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटोमेटिक बाउंड्री का यूज करेंगे, और हम इसको बोलेंगे सिल आउट। सिल आउट क्या रहता है, इंक्लूडिंग स्टॉक, यानी कि जो भी इसका आउटर पोर्शन जनरेट होगा वो उसका सिल आउट पोर्शन रहता है। तो उसी को और ध्यान में रखते हुए और स्टॉक को ध्यान में रखते हुए वो काम करेगा। स्ट्रेटजी जो रहेगी इनसाइड रहेगी, अगर आप आउटसाइड करोगे तो वो आउटसाइड से भी कटिंग करने की कोशिश करेगा जहां पे पॉसिबल हो पाएगा। और जो हमने यहाँ पे सिल आउट बाउंड्री रखा है वो यहाँ पे सेंटर से काउंट करेगा टूल के, या फिर इनसाइड से काउंट करेगा या आउटसाइड से काउंट करेगा, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो टूल में चलते हैं, नया टूल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टूल, और यहाँ पे हम लेने वाले हैं बुल एंड मिल, जो कि रहेगा 52R6 का यहाँ पे, जो कि हम टूल यूटिलाइज करने वाले हैं, जिसका टोटल लेंथ यहाँ पे रहने वाला है 100 मिलीमीटर, और कटिंग लेंथ यहाँ पे रहेगा हमारा 25 mm, या फिर हम इसको रख देते हैं 19 मिलीमीटर। एंड देन इसके जो भी पैरामीटर्स रहेंगे वो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 180 का यहाँ पे कटिंग पैरामीटर रख दिए हैं, 6 फ्लूट रख दिया है या 5 फ्लूट रख दिया है, राइट। और उसके साथ यहाँ पे हमने रख दिया है CSS, और SPT हमने रख दिया है 0.15। तो जो भी यहाँ पे आरपीएम फीड रेट रहेगा वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, राइट।
तो ये हमने राइट क्लिक करके इनिशलाइज कर दिया है, तो उसका फीड रेट आरपीएम यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है एज पर द CS, एज पर द SPT। यहाँ पे आपका फीड रेट आरपीएम इनपुट हो जाएगा। फिर चलते हैं होल्डर असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे होल्डर हम असाइन करेंगे। तो ये होल्डर हमने कोई भी होल्डर यहाँ से हम पिकअप कर सकते हैं। ओपन लाइब्रेरी में जाएंगे तो BT40, BT50, सपोज मेरा जो मशीन है वो BT50 में काम BT50 के होल्डर को यूज करती है, और यहाँ पे डिफॉल्ट मैं ले लेता हूँ, और 100 mm हमारा टोटल टूल प्रोजेक्शन रहेगा। टूल प्रोजेक्शन यानी कि आपका होल्डर से टूल कितना बाहर रहेगा। ओके, फिर जाना है हमें स्टॉक में। स्टॉक में हमें ऑन करना है रेस्ट मटेरियल, क्योंकि हमें इस वाले स्टॉक मॉडल के अकॉर्डिंग काम करना है। और यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स मिलेंगी, बट आपको जाना किस पे है, प्रीवियस ऑपरेशन, एंड इसमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वन अदर ऑपरेशन, एंड यहाँ से आपके स्टॉक मॉडल को जाके सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद इस स्ट्रेटजी को एडजस्टमेंट टू रिमेनिंग स्टॉक, इस स्ट्रेटजी को रखना है इग्नोर स्मॉल कप्स, और यहाँ पे वैल्यू रखना है जितना आपने स्टॉक को लीव किया है प्लस आपका टोलरेंस। तो टोलरेंस मैं रखने वाला हूँ क्योंकि रफिंग है तो 0.1 रहेगा, एंड स्टॉक में छोड़ रहा हूँ 0.5, तो मैं यहाँ पे स्टॉक रखूंगा 0.6, जो कि बेस्ट वे रहेगा। फिर चलते हैं कटिंग पैरामीटर, और मैं यहाँ पे कट देने वाला हूँ। मेरा जो टूल है वो इजिली 1-1 mm का कट ले सकता है, तो मैं यहाँ पे, आपके टूल अगर 0.5, 0.2 तक चल सकते हैं तो आप उतना दे सकते हो। 60% हमारा यहाँ पे स्टेप ओवर रहेगा। वन वे और जिगजैग का यहाँ पे कंबाइन हम रहेगा। हमारा जहाँ पे ओपन एरिया रहेगा वहाँ पे जिगजैग लेगा, राइट। अगर कोई बड़ा कर्वेचर आता है तो जैसे 1-1 mm का कट ले रहा है, बड़े कर्वेचर पे आप मिनिमम कट देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने बड़े कट पे मैंने बोल दिया है 0.5 का कट लेगा। एंड उसके साथ कॉर्नर राउंडिंग, कहीं भी शार्प आएगा तो वहाँ पे जर्किंग मोशन ना आए, बट हम हाई फीड रेट नहीं चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेटिंग जब आप हाई फीड रेट के ऊपर काम कर रहे हो तभी आपको ऑन करने की जरूरत है। क्रिटिकल डेप्थ, अगर आप चाहते हो कि सेम टूल से जो भी फ्लैट्स एरिया कांटेक्ट में आएंगे वो फिनिश हो जाने चाहिए तो आपको ऑन करना है, अदरवाइज नहीं ऑन करना है। क्रोकोडाइल मोशन अभी बंद है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोई अभी ऐसा पोर्शन नहीं है या ऐसा टूल हमने नहीं लिया जो क्रोकोडाइल मोशन को इनेबल कर सके। स्टीप एंड स्लो, अगर हमें जेड लिमिट लगानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे जेड डेप्थ को इनेबल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे जेड डेप्थ के बारे में भी। लिंकिंग पैरामीटर, तो हम यहाँ पे देते हैं कि हमारा फुल रिट्रैक्शन नहीं रहेगा, यानी कि जब भी रिट्रैक्ट हो 50 mm ऊपर, जरूरत नहीं है। बट हाँ, हम इसको 150 mm रखेंगे, यानी कि काफी ऊपर रखेंगे हम इसको, राइट। या फिर ठीक है 75 mm की सफिशियंट। और बीच में जब भी रिट्रैक्शन होगा तो हम इसको रखेंगे मिनिमम वर्टिकल, यानी कि कटिंग करते समय अगर रिट्रैक्ट होना है तो मिनिमम वर्टिकल पे होगा। मिनिमम वर्टिकल की डिस्टेंस हम रख देंगे 35 mm, यानी कि जब भी रिट्रैक्शन होगा वो 35 mm पहले ऊपर उठेगा फिर डेप्थ लेगा वो, ठीक है। एंड एंट्री और एग्जिट जो भी लेगा उसमें 0.5 पहले से वो फीड रेट को काउंट करना स्टार्ट कर देगा। कीप टूल डाउन, यानी कि यहाँ पे अगर आपका टूल इस जगह पे कटिंग कर रहा है और उसको यहाँ पे जाना है और उसके बीच की डिस्टेंस जो है वो 50, जो हमने अभी टूल लिया हुआ है उसका 500% होता है 260, यानी 260 mm के बीच में है तो वो लिफ्ट ना करके डायरेक्ट चला जाएगा। इसका ये मतलब होता है। लीड इन लीड आउट, आप चाहो तो रख सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे लीड इन लीड आउट चाहिए तो आप रख सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग 3D पे जा रहे हैं तो कोई नीड नहीं है, आप सभी चीज को स्विच ऑफ कर सकते हो, बेस्ट वे रहेगा। एंड फिट ट्रांजिशन कर देंगे, और फिटिंग डिस्टेंस जो भी वो काउंट कर रहा है आप उसको काउंट करने दो। वो अपने टूल के लिए एक एंट्री प्रोवाइड कर रहा है जो कि जो बेस्ट वे रहेगा उसके अकॉर्डिंग, तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस पे क्लिक करेंगे और एंट्री मोशन यहाँ पे देंगे कि हमारा कितने mm ऊपर से हेलिक्स एंट्री करेगा, तो मैंने बोला 1 mm, और प्लंज एंगल हमने दे दिया है 3 का, राइट। तो इस तरीके से वो एंट्री करेगा। एंट्री को भी आप फीड रेट आरपीएम अलग डाल सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। टोलरेंस हमारा 0.1 के अंदर कटिंग होगा, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है। प्लेन हमारा टॉप टॉप के अंदर काम हो रहा है, एंड कूलेंट हम यहाँ पे अगर ऑन करना चाहते हैं तो हम ऑन कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स इनपुट करने के बाद हम इसको ओके करेंगे और हमारा यहाँ पे पहला रफिंग का टूल पाथ जनरेट हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम भी लेगा क्योंकि डाई थोड़ा सा बड़ी है, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है और व्यू में जाके प्रोसेस को देखना है मल्टी थ्रेडिंग में कि आपका प्रोसेस कितना परफॉर्म हुआ है।
और इसको हाई पे सेट कर देना है, जिससे कि प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और जब भी आप डाई वगैरह के अंदर काम कर रहे हो, मल्टीपल विंडोज ओपन करके मत रखो, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा कंपेयर टू अगर आप 3-4 विंडो ओपन करके रखोगे तो वो टाइम लेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास रफिंग का यहाँ पे टूलपाथ बन के रेडी हो गया है, काफी फास्ट हुआ है जनरली, राइट। हम इसको सिमुलेट करके देख सकते हैं कैसे कटिंग होगा। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ एक बार। ऑलवेज सब फाइल को सेव करते रहिए एंड वेरीफाई करेंगे एंड लेट्स सी कि हमारा टूलपाथ कैसे परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ये प्रोसेस हो रहा है, इनहेंसिंग मॉडल, राइट। तो प्ले करते हैं एंड हमारा टूल कुछ इस तरीके से रन करेगा। एक्सेस को बंद कर देते हैं एंड लेट्स सी। तो सिमुलेशन थोड़ा सा टाइम लेगा पूरे चीज़ों को सिमुलेट करके दिखाने के लिए, बट होपफुली हमारे पास एक मास्टर कैम का नया वर्जन जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर ये सिमुलेशन जो है वो 10x फास्टर हो जाएगा, जो कि मास्टर कैम का 2026 वर्जन आने वाला है R2 के फेज में। तब हम ये सिमुलेशन को थोड़ा स्किप कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। सो जिस हिसाब से हमने फीड रेट आरपीएम दिए हैं उसके हिसाब से तो ये बहुत टाइम लेगा, 35 घंटे, 36 घंटे सॉरी। तो जैसा भी टाइम रहेगा वो आपको लगेगा लगेगा, क्योंकि डाई भी बड़ी है तो टाइम भी लगने वाला है। बट आई थिंक हम वहाँ पे फीड रेट आरपीएम थोड़ा सा बढ़ा के चला सकते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही कम रख दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो रफिंग है वो पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है 52R6 पे, जिसने मैक्सिमम जो मटेरियल हो सकता था उसने यहाँ पे रिमूव कर दिया है और काफ़ी नीट एंड क्लीन टूल पाथ यहाँ पे क्रिएट करके हमको दिया है, राइट। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल कितना बचा हुआ है। तो अभी तो मटेरियल काफ़ी बचे हुए हैं, बट फिर भी हमें अगर देखना है तो यहाँ पे हम व्यू टैब में जाके कंपेयर यूटिलिटी में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो कहाँ पे कितना मटेरियल बचा हुआ है वो हमें शो कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो ये पोर्शन पे मटेरियल है यहाँ पे 0.25 से लेके 0.5 तक मटेरियल बचा हुआ है। जहाँ पे डार्क ब्लू है वहाँ पे 1 mm के ऊपर मतलब वहाँ पे मटेरियल सबसे ज़्यादा है, एंड जहाँ पे ग्रीन है वो तो फिनिश है ही है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना मटेरियल कहाँ पे अभी बचा हुआ है। डेफिनेटली हमारा अभी फर्स्ट टूल पाथ चला हुआ है, तो चलते हैं हम इसको नेक्स्ट टूल पाथ की तरफ प्रोसेस करते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे स्टॉक मॉडल को अपडेट करना पड़ेगा। चलते हैं स्टॉक मॉडल। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैं जनरली वर्क करता हूँ, तो जो नंबर स्टॉक मॉडल का यहाँ पे जनरेट होने में आता है वही नंबर मैं देता हूँ, जिससे मुझे की अंडरस्टैंडिंग में कंफर्म रहे। इसके पहले मैंने जो स्टॉक मॉडल बनाया था मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, उसको मैंने नाम दिया था स्टॉक, राइट। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन रन कर दिया है जिसका नाम है यहाँ पे 2 नंबर, और इसको मैं एक छोटा सा कुछ अलग कलर डिफाइन कर दूंगा, जिससे कि जो भी कटिंग हुआ है वो मुझे अलग कलर में शो करेगा। तो लेट्स सी कि हमारा जो है, आई थिंक हमें कलर डिफाइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी हमारे पास ये फर्स्ट टूल ही रन हुआ है तो हमें कलर डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं इस प्रोसेस को स्टॉप करता हूँ। जब भी आप कोई भी प्रोसेस स्टॉप करोगे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है स्टॉप करने के बाद, ठीक है। फटाक से नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुरंत तुरंत उसने स्टार्ट किया है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। वो कैंसिल होगा
कैंसिल होने के बाद आप उसके अंदर अप्लाई चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जाएंगे अभी और इसको हम कलर डिफाइन नहीं करते हैं। ओके, जो कलर है 8 नंबर कलर, अभी पहले कौन सा चल रहा था, 8 नंबर, राइट। तो यही कलर रखेंगे, 8 नंबर कलर हम यहाँ पे चूज करेंगे एंड ओके। तो इसी में जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टार्ट होगा जनरेटिंग जनरेटिंग करने के लिए, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने में। जैसे मैंने बताया डाई थोड़ी बड़ी है, थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगेगा। पेशेंस रख के हमको उस पे वर्क को करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पॉज करता हूँ जिससे कि थोड़ा जनरेट हो जाए तब, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक है वो जनरेट हो गया है। कुछ इतना स्टॉक हमारा अभी बचा हुआ है, राइट। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। एंड अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टूल चलाएंगे जो कि रेस्ट रखने रहेगा। सेम टूल पाथ को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड लेट दिस पेस्ट। मेरे में थोड़ा इशू है तो मैं राइट क्लिक करके ड्रैग करके कॉपी आफ्टर कर देता हूँ, जिससे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं पैरामीटर्स एंड हमें फर्स्टली यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमारा टूल। बाकी सारी सेटिंग्स सेम रहेंगी, हमारा मॉडल सिलेक्शन, हमारा टूल पाथ कंट्रोल जोन, राइट। एंड टूल हम यहाँ पे चेंज करेंगे क्रिएट टूल एंड इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे लेके आएंगे बुल 20 का R2, राइट। सेम यहाँ पे जो लेंथ रहेगी 120 mm रखने वाले हैं हम। एंड इसका जो भी आरपीएम फीड रेट रहेगा वो हम यहाँ पे थोड़ा सा हाई रखेंगे। लास्ट में हमने कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया था यहाँ पे, या फिर हम डायरेक्टली रख देते हैं स्पेंडल स्पीड यहाँ पे 1800 की। एंड फीड रेट हम यहाँ पे रख देते हैं 3500 का, राइट। तो ये डिटेल्स हम यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं एंड इसको मैं री इनिशलाइज करूंगा तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। देन जाएंगे हम होल्डर में, और जो भी होल्डर हमें अच्छा लगता है वो हम पिकअप कर लेंगे, ठीक है। देन स्टॉक में जाएंगे एंड अभी हमें यहाँ पे स्टॉक मॉडल सेलेक्ट करना है 3। बाकी सारी चीजें सेम हमें रहने देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार कट कितने का लेगा, तो हमने बोला 1 मिलीमीटर का ही कट। आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, मैं कट इसलिए ज्यादा रख रहा हूँ थोड़ा सा हमारा टूल पाथ जो है वो जल्दी जनरेट हो जाए, ठीक है। 60% हम यहाँ पे स्टेप और रखने वाले हैं एंड बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। लिंकिंग पैरामीटर, जो भी चीजें हमने फिल आउट किया है अभी तक वो सभी चीजें यहाँ पे सेम रहने वाली है, ठीक है। मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, नहीं करता हूँ। सिर्फ यहाँ पे हमने टूल चेंज किया है और स्टॉक को अगेन मैंने रीसेलेक्ट किया है कि स्टॉक मॉडल हमारा 3 नंबर अभी यूज होगा। बस बाकी सारी चीजें सेम है एंड लेट्स सी हमारा टूल पाथ कैसे क्रिएट होता है और कैसे हमें रिजल्ट देता है। डेफिनेटली जो भी बड़ी डाइज रहेंगी उनके अंदर कैलकुलेशन टाइम और जनरेशन टाइम थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग रहता है, ठीक है। तो आप जब भी इस पे काम करने के लिए बैठो आप मेक श्योर करो कि आपके पास एक अच्छा सिस्टम रहे जिसकी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन i7 या फिर i9 के हमारे जो नए आ रहे हैं लेटेस्ट में वो रहें, और 32 GB रैम एंड 1 TB का SSD प्लस 4 GB का मिनिमम ग्राफिक कार्ड रहे, तो उस पे थोड़ा सा आपका रिजल्ट जल्दी अच्छा आएगा। मैं भी जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा हूँ इसमें काफ़ी लोअर है कॉन्फ़िगरेशन में ये i5 है और इसमें रैम भी 8 GB ही चल रही है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा स्लोअर है। तो जैसे हमारे पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रहेगा डेफिनेटली हमें ये रिजल्ट और भी अच्छा देगा जनरेटिंग टाइम में।
तो यहाँ पे लगभग में हमारा यहाँ पे 20 आर जनरेट हो गया। बट आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही प्यारा टूलपाथ बना हुआ है, बट रिट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा है। इतने रिट्रैक्शन देख के ही हमारा आधा मन तो खत्म हो जाएगा कि हम इस टूलपाथ को रन करें। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर, वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये कटिंग करने के लिए जा रहा है तो ये हर बार रिट्रैक्ट कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखोगे तो ये हर बार यहाँ पे रिट्रैक्शन कर रहा है। सॉरी, थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं एंड प्ले करते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रिट्रैक्ट कर रहा है। तो इस रिट्रैक्ट को कैसे बंद कर सकते हैं, तो पैरामीटर में चलते हैं। पैरामीटर में जाने के बाद हम सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करेंगे लिंकिंग पैरामीटर में। तो यहाँ पे सेटिंग है हमारे पास कीप टूल डाउन बिटवीन जेड डेप्थ। तो जो जहाँ पे उसको कॉन्टिन्यूस जाना है वहां पे उसको बार बार रिट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो क्या कर सकता है, जेड को डाउन करके चल सकता है, यानी जो डेप्थ ऑफ कट है वो हर बार जेड में ले सकता है। तो वो हमने यहाँ पे दे दिया है। इसको आप अलग फीड रेट भी असाइन कर सकते हो, यानी कि जब जेड में नीचे डेप्थ ऑफ कट लेगा तो क्या फीड रेट में नीचे जाएगा वो आप यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि आप जनरली यहाँ पे 3500 का फीड रेट चला रहे हो। तो अगर वो डायरेक्ट वैसा प्लंज करेगा तो टूल पे लोड भी ज्यादा आएगा। तो टूल लाइफ को इंक्रीज करने के लिए प्लंजिंग फीड रेट आप यहाँ पे डिफरेंट डाल सकते हो उस केस में। तो हमने यहाँ पे जैसे फीड रेट दे दिया है कि जब वो प्लंज करेगा तो 750 का यहाँ पे फीड रेट लेगा, राइट। तो लेट्स सी कि अभी हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। अगेन थोड़ा टाइम लेगा जनरेट करने में, तो थोड़ा पेशेंस रखना है जब भी आप बड़ी डाई में काम कर रहे हो। मैं वीडियो को पॉज करके रखता हूँ, जैसे जनरेट हो जाएगा मैं वीडियो को प्ले कर दूंगा। ओके, क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे टूल पाथ जनरेट हो गया है, और यहाँ पे हमारे पास अभी जो टूल पाथ है वो काफी स्मूथ है कंपेयर टू प्रीवियस। हमें यहाँ पे जेड के अंदर कांस्टेंट में मिल जाएगा, और यहाँ पे फीड रेट भी आप देख सकते हो। ये फीड रेट जो रहेंगे ये आपके डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पे 3500 और 750 का प्लंजिंग फीड रेट जो आपने डाला हुआ है। तो इससे आपको बेटर ये मिलेगा कि जब वो ये एक डेप्थ ऑफ कट की तरह काम करेगा, तो जब डेप्थ ऑफ कट लेगा तब उसका फीड रेट जो रहेगा 750 रहेगा, और यहाँ पे वो 3500 का लेगा, जिससे आपकी टूल लाइफ भी बढ़ेगी और आपका मिनिमम रिट्रैक्शन का वर्किंग भी चलेगा। इसको अगर हमें 3D सिमुलेशन में देखना है तो हम देख सकते हैं, बट अभी हम नहीं देखेंगे। हम इसके आगे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी वापस से सिमुलेशन देखने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली टाइम लेगा। बट चलो आप लोग को दिखाई देते हैं। तो हमें, अगर हम डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे वेरीफाई में इस टूल पाथ को, तो ये हमारे इनिशियल जो हमने स्टॉक दिया उसके हिसाब से प्रोसेस करके दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले स्टॉक के हिसाब से देखना है। तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 3 नंबर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर वेरीफाई करेंगे। तो जो 3 नंबर का स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग हमको ये टूल पाथ वेरीफाई करके दिखाएगा। तो यहाँ पे अगेन वो प्रोसेस करेगा। 3D में हमें यही चीज़ है, प्रोसेस में टाइम जाएगा, और उस टाइम पे हमें पैनिक नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बैठे रहना है। तो यहाँ पे हमारा आ गया है, एंड अगेन एक बार थोड़ा फिट हो जाए देन मैं इसको प्ले करता हूँ। ओके, देन मैं इसको प्ले करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये कटिंग्स को कंप्लीट करेगा। तो 3D की सबसे अच्छी बात यही है कि वो हिट नहीं होने वाला है कहीं से भी। तो वो चीज़ हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे अभी यहाँ पे हिट हो रहा है, ये हमारे जो हिट हो रहे हैं ये हमारे होल्डर्स हैं। हम जाके रिपोर्ट में देख भी सकते हैं। ओके, नो, ये हमारे फ्लूट है एंड देन होल्डर्स है हमारे। फ्लूट कहाँ पे हो रहा है, जो डबल क्लिक कर सकते हैं, फ्लूट हमारे इस पोर्शन पे हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हिट नहीं हो रहा है एक्चुअली, वो नियर बाई में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे दिखा रहा है। एंड होल्डर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, सॉरी, होल्डर हमारे कहाँ पे लग रहे हैं, ये। तो ये हमारे होल्डर लग रहे हैं कुछ इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे। तो हमें टूल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा जिससे कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए, राइट। और यहाँ पे थोड़ा लीड इन लीड आउट भी हम सेट कर देते हैं अभी के लिए। तो अगेन चलते हैं हम यहाँ पे पैरामीटर एंड चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। टूल जो हमारा रहेगा वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं अभी 150, राइट। एंड 150 के साथ में हमारा होल्डर जो रहेगा
वो हम डिफ़ॉल्ट रख देते हैं और होल्डर को रख देते हैं हम बैक साइड को ही सेम डाया का 20, जिससे हमें वो कॉलिजन डिटेक्शन का दिक्कत नहीं आएगा। तो बराबर हो गया, ठीक है। तो 120, ये 150 हमारा होल्डर के बाहर रहेगा। एंड जो हमारा यहाँ पे पॉइंट उस पे दिखा रहा था, तो उस पे हम एक लीड डाल देते हैं, जो कि हमारी रहेगी वर्टिकल लीड, यानी एंट्री जो रहेगी वो वर्टिकल लीड में करेगा। जो कि रहेगा 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस डाल देते हैं, या फिर हाँ 1 मिलीमीटर का, एंड 3 का आर्क डाल देते हैं, जिससे वो स्मूथ एंट्री रहेगा, ठीक है। एंड ओके कर देते हैं, एंड अगेन टूल पाथ को जनरेट होने देते हैं। तो अगेन टूल पाथ कैलकुलेट होगा, थोड़ा वेट कीजिए, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, देन अगेन प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो टूल पाथ है वो जनरेट होके रेडी हो गया है, राइट। अगेन चलते हैं हम इसको प्रोसेस करते हैं वेरीफाई में, एंड लेट्स सी कि अभी हमारा गाउजिंग है या नहीं है। तो जब आप रेस्ट ट्रेसिंग करो, तो अब आप लीड इन लीड आउट थोड़ा सा डिफाइन कर दो वर्टिकल में, जिससे क्या है कि एंट्री करते समय वो डायरेक्टली प्लंज नहीं करे हमारे पार्ट के ऊपर, तो वो थोड़ा सा बेटर होता है। बाकी जब आप इनिशियल रफ कर रहे हो तो जरूरत नहीं है आपको लीड इन लीड आउट देने की। फिर डाई थोड़े बड़ी है, और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मेरा लो है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको प्रोसेस करते हैं प्ले। तो इसमें जो टूल्स चलाए चलाए जाएंगे वो सभी हमें उनके लिए कुछ ऐसे एक्सटेंशन होल्डर्स यूज करने पड़ेंगे, जिससे कि वो परफेक्ट वर्क कर सकें, राइट। तो हमारा यहाँ पे रेस्ट रफिंग कंप्लीट हो गया है 20 के टूल से, राइट। जैसा कि आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ कटिंग किया है, और कोई भी यहाँ पे कॉलिजन डिटेक्शन नहीं है अभी, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। एंड अगेन ये काम कंप्लीट होने के बाद हमको स्टॉक को अगेन अपडेट करना पड़ेगा। तो अगेन चलते हैं हम टूल पाथ में। स्टॉक मॉडल, अभी स्टॉक मॉडल मेरा जनरेट होगा 5 नंबर में, तो मैं इसको 5 नंबर ही दूंगा। एंड इसके पहले मैंने स्टॉक मॉडल चलाया है 3 नंबर, मैं 3 नंबर सेलेक्ट करूंगा, एंड देन हम 4 नंबर को बोल देंगे कि इसके बाद हमने 3 नंबर के बाद 4 नंबर का हमने टूल पाथ रन किया है। अगर हम एक साथ, अगर हम उसको दोनों टूल, अगर हम उसको बोले अभी कि पहला वाला स्टॉक मॉडल लेके मैं दोनों ही टूल पाथ को प्रोसेस में डाल दूं, तो कैलकुलेशन टाइम उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड करते जाएंगे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन टाइम स्टॉक जनरेशन में काफी कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन हम इसको ओके करेंगे, एंड ये थोड़ा टाइम लेगा जनरेट करने में, ठीक है। इसमें मैं कलर भी डिफाइन करता हूँ। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ फर्स्ट, तो हमें यहाँ पे कैंसिल कर देना है, एंड व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग में जाके मैं इसको बोलूंगा स्टॉप। थोड़ा टाइम लेगा, पेशेंस करना है, थोड़ा टाइम लेगा, देन उसके बाद हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे। तो पैरामीटर, एंड इसको लेंगे हम, और इसके बाद बोलेंगे इसको एक अलग कलर में दिखाएं, राइट। तो अभी जो हमारा 20 का टूल हमारा चला है वो इस कलर में दिखेगा, जो 50 का टूल चला है वो आपका जो इनिशियल कलर था उसके अंदर दिखाएगा, राइट। तभी हम इसको ओके करते हैं एंड इसको प्रोसेस करते हैं। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने में, तब तक के लिए मैं स्क्रीन को पॉज करके रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो टूल पाथ है वो, टूल पाथ का स्टॉक मॉडल जो है वो जनरेट हो चुका है। जैसा आपको दिख रहा होगा हमने एक कलर डिफाइन किया था, तो जहां जहां पे 20 का टूल चला है वहां वहां पे वो उस कलर को शो कर रहा है जो कलर हमने इसके अंदर डिफाइन किया है, राइट। तो अभी इसके बाद हम फिर से रेस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे नए टूल से। तो इसी टूल पाथ को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, सेव कर लेते हैं पार्ट को, एंड अगेन हम यहाँ पे इसको कॉपी करने के लिए जाते हैं, कॉपी आफ्टर, एंड पैरामीटर में जाएंगे, एंड यहाँ से हम अपने टूल को चेंज करेंगे, जो कि टूल हमारा रहेगा अभी बुल एंड मिली रहेगा, 12 का रहेगा, जो इसकी टोटल लेंथ रहेगी 150 मिलीमीटर, और R1 का हमारा इसका कॉर्नर रेडियस रहेगा, राइट।
मैं फीड रेट आरपीएम के ऊपर नहीं जाता हूँ, जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो आराम से। होल्डर यहाँ पे हम ले लेते हैं, जो भी होल्डर आपको लेना है, सपोज मुझे कोई भी होल्डर लेना है वो हम यहाँ पे एक्सटेंशन के टाइप में ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉक अभी हम सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो 5 नंबर का स्टॉक हमने बनाया है वो कटिंग पैरामीटर में हम इसको यहाँ पे जो भी डेप्थ ऑफ कट देना चाहते हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। मैं 1 मिलीमीटर से दे के चल रहा हूँ, आप जितना चाहो उतना दे सकते हो, ठीक है। स्टीप एंड सैलो, यानी अगर आपको जेड लिमिट लगानी है तो उसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं लगाना है, मुझे पूरा जितना ही एरिया है कवर अप करना है। यहाँ पे हमारा लीकिंग पैरामीटर्स है, लीड इन लीड आउट हमने ऑलरेडी फिट कर दिया है तो काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा देने की। और एंड कीप टूल डाउन, सारी जो सेटिंग है रेस्ट की हमने वो सेट करके रखा है। रेस्ट के अंदर जब भी आप करोगे आपको लीड इन लीड आउट वर्टिकल में प्रोवाइड कर देना है, साथ ही साथ आपको कीप टूल डाउन ध्यान रखना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको रेस्ट के अंदर सेट कर देनी है, बाकी सारे पैरामीटर सेम रहेंगे। तो रेस्ट के लिए अगेन जितने भी टूल्स हम चलाते जाएंगे, स्टॉक मॉडल को अपडेट करते जाएंगे और उस चीज़ को प्रोसेस करते हुए जाएंगे। ओके करेंगे, अगेन हमारा जो टूल पाथ है वो जनरेट होगा, और अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने में। तो यहाँ पे हमारे पास 12 का जो टूल है उसने यहाँ पे अपना रेस्ट का प्रोग्राम बना के रेडी कर दिया है, जहाँ पे हमारा 16 का टूल, सॉरी 20 का टूल नहीं चल पाया था, राइट। तो इसको भी प्रोसेस करके अगर देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, बट मैं अभी कोई प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस पर हमारा टाइम कंज्यूम होगा। मैं डायरेक्टली स्टॉक को अपडेट करता हूँ, आप लोगों को सब उस जगह पे क्लियर हो ही चुका है, राइट। तो स्टॉक पे हम जाएंगे अगेन, एंड अभी हमारा स्टॉक का नंबर है 7 नंबर, तो हम 7 नंबर लेंगे। इससे पहले हमने 5 नंबर चलाया था, और कलर को हम चेंज कर देंगे जिससे वो डिफरेंट कलर में दिखे, राइट। एंड यहाँ पे हमारा 6 नंबर का हमने टूल पास रन किया है। तो इसके बाद अगेन हम 8 का टूल चलाएंगे या फिर 6 का टूल चलाएंगे, आई थिंक मैं 6 का टूल चलाऊंगा इसके बाद, और उसके बाद 3 का टूल चला के हम अपने रेस्ट के प्रोग्राम्स को कंप्लीट कर देंगे। तो आई थिंक आप लोग को आइडिया लग चुका होगा कि आपको रफिंग रेस्ट रफिंग के कैसे कैसे आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स करने हैं, अगर आप किसी भी बड़ी बड़ी डाई के ऊपर भी काम करते हो तो वेट करते हैं हमारी इस स्टॉक मॉडल की जनरेट होने तक। तो यहाँ पे 7वें का भी हमारा स्टॉक मॉडल जनरेट हो गया है, तो जहाँ जहाँ पे हमारा 12 का टूल चला है उनका कलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलते हैं अगेन, हम अपने रेस्ट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कॉपी आफ्टर एंड टूल को चेंज करते हैं। मैं कोई भी सेटिंग यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला हूँ, जस्ट गो टूल, क्रिएट टूल, बुल एंड मिल नहीं लेने वाले, इस बार हम लेने वाले हैं एंड मिल। लेट एंड मिल 12 के बाद डायरेक्टली मैं लेने वाला हूँ 6 mm का, जिसका ओवरऑल लेंथ हम यहाँ पे रखने वाले हैं। डेफिनेटली ये एक यहाँ पे चैलेंज रहेगा क्योंकि 6 का टूल कहाँ तक चल सकता है वो डिपेंडेंसी रहेगी, राइट। तो हम यहाँ पे लेते हैं 6 का टूल, जिसका लेंथ रहेगा 75 मिलीमीटर, और जो भी फीडेड वगैरह हम डाल सकते हैं वो डालेंगे। होल्डर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए एक्सटेंशन वाले ले लेंगे, यहाँ पे जो लॉन्ग में रहेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। और इसके बैक सैंक को हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे कि ये है। तो इसका जो डाया है ये है 33, जो कि हम रख देते हैं। 6 का टूल है तो हमारा 10 का डाया काफ़ी रहेगा, ये भी 10 का, ये भी 10 का, और ये भी 10 का, राइट। और ऊपर का जो रहेगा वो 12 का रख देते हैं, राइट, 12 का। तो ये एक टाइप का एक्सटेंशन आप बोल सकते हो, या फिर जो भी होल्डर रहेगा एक्सटेंशन में कुछ आप जो आपके पास रहेगा वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फिनिश करेंगे तो ये हमारा टोटल टूल हो जाएगा, जिसमें हमारा टूल जो है वो 65 mm बाहर रहेगा, बाकी होल्डर के अंदर रहेगा, ठीक है। तो होल्डर का यहाँ पे टोटल होल्डर के साथ में हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। स्टॉक हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, हमारा स्टॉक जो जनरेट हुआ है 7 नंबर का वो हम पिकअप करेंगे। स्टेप डाउन और जो भी स्टेप और रखना है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। लिंकिंग पैरामीटर सेम रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं, राइट। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली, जैसे हमने टूल हमने चेंज किया है, और उसके साथ हमने यहाँ पे स्टॉक को अपडेट कर दिया है 7 नंबर पे। एंड अगेन हम इसको प्रोसेस करेंगे एंड टूल पाथ को जनरेट करेंगे। तो फिर से थोड़ा टाइम लगेगा टूल पाथ जनरेट होने में।
तो यहाँ पे हमारा जो 6 का टूल है उसने प्रोग्राम जनरेट कर दिया है। ठीक है, मैं सिमुलेशन के लिए अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें सिमुलेशन के लिए हम जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी जैसे मैं 6 के बाद 3 का भी टूल चला सकते हैं हम, अगर हमें रिक्वायर्ड लगता है तो। बट मेरे ख्याल से 6 का टूल सफिशिएंट होगा, उसके बाद हम डायरेक्टली बॉल ही पिकअप करेंगे एंड बड़े बॉल से लेके छोटे बॉल के लिए हम जाएंगे। तो आज के जो इस वीडियो के अंदर हमारा रहने वाला था वो मेनली फर्स्ट रफिंग ही रहने वाला था। ठीक है, फिनिशिंग हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। यहाँ पे हम सिमुलेशन चेक कर लेते हैं लास्ट टूल का हमारे। ये जो टूल है ये थोड़ा छोटा है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर लेगा ये। या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक साथ सभी टूल पाथ को प्रोसेस करके देख लेते हैं। मैं एक बार सेव कर लेता हूँ एंड देन हम यहाँ पे सभी टूल पाथ को एक साथ हम प्रोसेस करके देख लेते हैं। एंड फिनिशिंग के लिए हम नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए अंदर लेके आएंगे, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो फिनिशिंग टूल पाथ है इसके अंदर जो चलने वाले हैं वो सभी हम एक साथ ही कवर अप कर लें। सॉरी, आई थिंक एक ही टूल पाथ प्रोसेस हुआ है। मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल बटन के साथ में हमारे चारों टूल पाथ को, रफिंग एंड रेस्ट रफिंग के टूल पाथ को, एंड देन वेरीफाई के लिए प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली जो टूल पाथ है कैलकुलेट कर रहा है। मैं इनको वेरीफाई में जाके इनको कलर लूप कर देता हूँ, जिससे कि जो जो टूल चलते जाएंगे उनके अलग अलग कलर को वो शो करता जाएगा। एंड यहाँ पे इसको मैं पास कर देता हूँ एंड इसको देन प्ले करते हैं। डेफिनेटली पार्ट काफी बड़ा है तो टूल पाथ का साइज भी काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जो सिमुलेशन है वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया, बेटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी यूटिलाइज द टूल पाथ मोशन, राइट। तो वो उस जगह पे टूल पाथ मोशन को काफी अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा टूल चल रहा है 52R6। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके राइट साइड विंडो में मूव इन्फो के अंदर आपको देखने को मिलता रहेगा यहाँ पे कौन सा टूल अभी रनिंग हो रहा है। अभी 52 रनिंग हो रहा है तो 52 का दिखाता रहेगा एंड 52 का टोटल कट टाइम क्या रहेगा वो भी आपको यहाँ पे शो करता रहेगा, राइट। एंड जो जो टूल चलते जाएंगे उनके बारे में यहाँ पे मूव इन्फो के अपर साइड में डिटेल दिखाएगा एंड टूल पाथ इन्फो जो है वो डाउन साइड में दिखाएगा, जो कि ओवरऑल साइकिल टाइम आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स शो कर रहा है, जिसमें आपका यहाँ पे 52R6 चल रहा है। देन उसके बाद आपका 20 का चलेगा टूल। देन आपने जो टूल हमने जो टूल परफॉर्म किए वो बाई वन करके वो शो करता हुआ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को रफिंग एंड रेस्ट रफिंग जो करना है उसके लिए ये सिंगल टूल पाथ है, रफ एरिया रफिंग, जो कि आपके रफिंग और रेस्ट रफिंग के प्रोसेस को, चाहे वो डाई एंड मोल्ड हो, चाहे वो आपका जनरल कोई वर्किंग एरिया रहे, राइट, सभी के अंदर आपका सेम ही टूल पाथ यूटिलाइज होने वाला है रफिंग एंड रेस्ट रफिंग के लिए। आपका यहाँ पे एरिया रफिंग टूल पाथ और ये क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आपको रेस्ट रफिंग के टूलपाथ को रन करना है, वो हमने आज के अपने टॉपिक के अंदर कवर अप किया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है या क्या दिक्कत हुई है। अभी कितना स्टॉक बचा हुआ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं वेरीफाई में कलर लूप एक बार बंद कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे हम कंपेयर में चले जाते हैं एंड कंपेयर में जाने के बाद ओके, यहाँ पे हमारे पास एक डैश करके हमारे पास प्रॉब्लम आया हुआ है। यहाँ पे हमारा टूल जो है वो डैश हुआ है, राइट। हम आई थिंक रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं हमारा टूल यहाँ पे होल्डर जो है वो डैश हुआ है एक्चुअली। तो कौन सा टूल हमारा डैश हुआ है, तो हमारा जो ये 6 का टूल है वो यहाँ पे डैश हुआ है, जिसका होल्डर जो है वो लग गया है यहाँ पे, राइट।
तो उसका होल्डर हमें यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मैंने होल्डर वही रख दिया है, तो होल्डर हम वहाँ पे चेंज करेंगे तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हो ज़्यादा मैक्सिमम मटेरियल यहाँ पे हमारा जो है वो रिमूव हो चुका है। मैं ये होल्डर जो है वो 6 के टूल के अंदर चेंज कर दूंगा, एक्सटेंशन होल्डर जो रहेगा अपने फ्यूचर के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम मटेरियल अभी जो है वो रिमूव हो चुके हैं, ज़्यादा मटेरियल कहीं पे भी नहीं बचे हुए हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे फिनिशिंग के लिए जा सकते हैं और फिनिशिंग के अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने फिनिशिंग टूल पाथ के लिए, और फिनिशिंग टूल पाथ कैसे बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है फिनिशिंग टूल पाथ के अंदर, वो चीज़ें हम उनके अंदर कवर अप करने वाले हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें पिन कर सकते हो, एंड हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को हम क्लियर करें आपके डाउट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ज़ीरो पॉइंट, और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को इनेबल करके रखिए, एंड लाइक करते रहिए वीडियो को। धन्यवाद।